हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार मुदगल आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान और सामान्य विज्ञान में अब तक हमने जो पढ़ा है वो सब आपके सामने है। आप सभी को बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा हम मानव शरीर के जो तंत्र हैं वो पढ़ते जा रहे हैं, तो आज एक नया तंत्र आपके सामने लेकर आया हूं। अब से पहले हमने पढ़ा है पाचन तंत्र पढ़ लिया है, श्वसन तंत्र हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है उत्सर्जन तंत्र, यानी मानव का उत्सर्जन तंत्र। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखेंगे तभी कुछ समझ में आएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करना है आपको वीडियो। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको बिल्कुल शेयर करें, सब तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं उनको लाभ हो सके। अब चालू करते हैं हम आज का टॉपिक, वो है मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव का उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र को जानने से पहले हमें यह जानना इंपॉर्टेंट है कि उत्सर्जन का मतलब क्या होता है। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को हमारे शरीर से बाहर निकालना, यही उत्सर्जन है। थोड़ा और इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे शरीर में बने हुए अपशिष्ट पदार्थों को, ध्यान से समझना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना शरीर से, बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अब अपशिष्ट पदार्थों की अगर मैं बात करता हूं, अपशिष्ट पदार्थ, तो हमने अभी पाचन तंत्र थोड़े दिन पहले पढ़ा था। ठीक है, तो उस पाचन तंत्र में भी हमने ये देखा था कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, यानी कि हमने भोजन ग्रहण किया, तो भोजन के अवयव जिसमें मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा वहाँ क्या होते हैं? प्रोटीन था, लिपिड था, ये कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ अवयव होते हैं, ये हम शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं और इन्हीं सभी का क्या होता है? पाचन होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनके साथ क्या होती है? उपापचयी क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? उपापचयी क्रियाएं होती हैं। तो इन उपापचयी क्रियाओं के पश्चात जो पदार्थ बच जाता है या अपशिष्ट रह जाता है वही हमारे शरीर का अपशिष्ट पदार्थ है। यही समझ रहे हो आप इससे। लेकिन एक बात बताइए कि जब कार्बन यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं, तो जब इनकी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, यानी कि जब इनको तोड़ा जाता है, तो इनसे जो अंतिम उत्पाद बनता है वो तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम हमारे श्वसन तंत्र, जो कि हमने पहले पढ़ लिया है, श्वसन तंत्र के माध्यम से शरीर से बाहर त्याग देते हैं। तो जब हम इन कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से बने हुए जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर त्यागते कैसे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और श्वसन तंत्र के माध्यम से उसको शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि बचे रह जाते हैं, उनको क्या करते हैं हम? जो पाचन तंत्र में मल होता है, यानी कि मल का निर्माण होता है, उस मल के निर्माण के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। इसके बारे में अभी फिर से बात करेंगे। ठीक है, त्याग दिया जाता है। तो बच गया कौन? प्रोटीन। प्रोटीन बच गया। जब प्रोटीन की पाचन होता है, प्रोटीन का जब पाचन किया जाता है उपापचयी क्रियाओं के दौरान, जब प्रोटीन को तोड़ा जाता है, तो प्रोटीन किस में टूटता है? अमोनिया में। किस में टूट गया? अमोनिया। और अमोनिया अपने आप में क्या है? एक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है या नहीं आपके सामने? क्योंकि अमोनिया के अगर सूत्र की मैं बात करता हूं तो इसको हम क्या लिखते हैं? NH3 लिखते हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजन उपस्थित है। यानी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है या नहीं? बिल्कुल है।
तो इसको और थोड़ा सा डिफाइन करते हैं हम उत्सर्जन को कि विशेषकर नाइट्रोजन से युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर त्यागने के लिए जिन अंगों का उपयोग किया जाता है या जिस तंत्र का उपयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। यानी कुल मिला के क्या कहना चाह रहा हूं कि जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर त्यागने के लिए जिस तंत्र का उपयोग किया जा रहा है वो क्या कहला रहा है, आपका उत्सर्जन तंत्र कहला रहा है। तो क्या आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, तो जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, उससे जो अपशिष्ट पदार्थ बना है जिसको हमने मल के रूप में बाहर त्यागा है, तो जो मल त्याग है कौन है, मल त्याग है, क्या ये उत्सर्जन तंत्र में आता है या नहीं, उत्सर्जन की क्रिया है या नहीं? तो आपको ये हमारे को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना, कि जो मल त्याग है क्या वह उत्सर्जन तंत्र में आता है, और आता है तो क्यों आता है, और नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है। आपको पूरा लिख के बताना है कमेंट बॉक्स में ध्यान से। तो पूरी वीडियो जब देखेंगे उसके बाद में आप इसका आंसर जरूर देना। तो अब से आपको उत्सर्जन तंत्र समझ में आया कि नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, इन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने के लिए जिस तंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। अब अगर इस उत्सर्जन तंत्र की मैं बात करता हूं, इस उत्सर्जन तंत्र में यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को त्यागा जा रहा है और इन अपशिष्ट पदार्थों के उपस्थिति के आधार पर जो जीव हैं उनको भी 4 भागों में बांटा गया है, 4 श्रेणियों में रखा गया है। आप ये कह सकते हैं कि जीवों को 4 श्रेणियों में रखा गया है, या आप ये कह सकते हैं कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं, उसको भी 4 श्रेणियों में रखा जा सकता है। कौन कौन सी श्रेणी है, एक एक को समझना। सबसे पहले है अमीनोटैलिक। अमीनोटैलिक किसे कहते हैं, अमीनोटैलिक। अमीनोटैलिक का मतलब हो गया कि ऐसे जीव, कैसे कि ऐसे जीव जो किसका उत्सर्जन करते हैं, अमीनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं, अमीनो अम्ल का उत्सर्जन। कि वे जीव जिनमें अपशिष्ट पदार्थ किसके रूप में बनता है, अमीनो एसिड के रूप में बनता है, वे सभी क्या कहलाते हैं, अमीनोटैलिक कहलाते हैं। और इसके अंदर कौन आते हैं, इसके अंदर जितने भी अपृष्ठवंशी जलीय जीव होते हैं। अपृष्ठवंशी जो जलीय जीव होते हैं वो, जैसे मैं इसमें एक डायरेक्ट एग्जांपल लिख देता हूं आपके सामने। इसमें आएंगे जैसे मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, आदि के जीव, ठीक है, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इस तरीके के जो जीव हैं वो किस में आते हैं, अमीनोटैलिक में। और किसका उत्सर्जन करते हैं, अमीनो अम्लों का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट सेकंड जो है इसके अंदर वो है अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक में कौन होते हैं कि वे जीव जो किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया का उत्सर्जन। देखिए कि ऐसे जीव जो क्या करते हैं, जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो किस में आते हैं, अमोनोटैलिक कहलाते हैं। और इसके अंदर हम किसको रख सकते हैं, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, आदि जीवों को इसके अंदर रखते हैं। ये सब वर्ग हैं, इनके जो सदस्य होंगे वो किस में आएंगे, इसी में आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक का मतलब हो गया कि वे जीव जो उत्सर्जन, जो पदार्थ है उनका उत्सर्जी पदार्थ है वो कैसा होगा, यूरिक अम्ल के रूप में होगा। किस रूप में होगा, यूरिक अम्ल का
उत्सर्जन, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कैसा होगा, यूरिक अम्ल के रूप में होगा। और इसके अंदर कौन आते हैं, इसमें होंगे जो पक्षी हैं वो आ जाएंगे, जो सरीसृप हैं वो सब किस में आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं यूरिकोटेलिक में। और लास्ट जिसको हम कहते हैं यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक। इस यूरियोटेलिक का मतलब हो गया कि वे जीव जो किसका, यूरिया का उत्सर्जन, यूरिया का जो उत्सर्जन करते हैं वे किस में आते हैं, यूरियोटेलिक में रखे जाते हैं। और इसके अंदर सभी कौन होंगे, स्तनधारी जीव और उभयचर, कि जितने भी उभयचर हैं और स्तनधारी जीव हैं वो किस में आते हैं, यूरियोटेलिक में। तो इसी आधार पर 4 भागों में से बांटा गया है, 4 श्रेणियों में रखा गया है। अब आप इनको जीवों को 4 श्रेणियों में रख सकते हैं उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर, कि वो किस प्रकार पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, उस आधार पर इनको 4 श्रेणियों में रखा गया है। आपके सामने है अमीनोटेलिक, अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक और यूरियोटेलिक। अमीनोटेलिक का मतलब हो गया किसका उत्सर्जन कर रहे हैं, वो अमीनो अम्ल का, किसका कर रहे हैं, अमीनो अम्ल का। नेक्स्ट अमोनोटेलिक का मतलब किसका उत्सर्जन कर रहे हैं, अमोनिया का उत्सर्जन कर रहे हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं यूरिकोटेलिक का मतलब किसका उत्सर्जन है, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन है। और लास्ट यूरियोटेलिक का मतलब हो गया किसका उत्सर्जन है, यूरिया का उत्सर्जन है। इसके बारे में और थोड़ा सा लिखते हैं कि जो अमोनिया का उत्सर्जन होता है, ठीक है, जो अमोनिया होती है ये सर्वाधिक नुकसान करती है। सबसे ज्यादा जो हानिकारक है, सर्वाधिक हानिकारक है, वो कौन होती है, अमोनिया होती है। इसके अलावा जो अमोनिया है इसके निष्कासन में जल की सर्वाधिक मात्रा, जल की सर्वाधिक मात्रा यहां पर चाहिए होती है इसके निष्कासन में। और इसी वजह से जो जलीय जीव होते हैं उनमें इसका निष्कासन किया जाता है ताकि यह आसानी से निष्कासित हो सकती है। दूसरा जो अमोनिया है यह एकमात्र गैसीय उत्सर्जी पदार्थ है। कैसा होता है ये, गैसीय रूप में होता है। जो अमोनिया का निष्कासन होता है वो किस रूप में होता है, गैसीय रूप में होता है। तो आपको ये सब भी ध्यान रखना है। सर्वाधिक नुकसानदायक होती है यानी सबसे ज्यादा हानिकारक होगी, जल की सर्वाधिक मात्रा चाहिएगी इसके लिए, और गैसीय जो उत्सर्जी पदार्थ है वो अमोनिया होती है। बाकी बात करते हैं यूरिया की, तो ये खाद्य के रूप में जो हम खेतों में जो खाद डालते हैं उसमें यूरिया वहाँ पर उपयोगी होती है, इतनी हानिकारक नहीं होती है। अगर यह शरीर में, जैसे हम कहते हैं कि 1 दिन 2 दिन के लिए रह भी जाती है, अगर शरीर में हम उत्सर्जन नहीं कर पाते हैं तो भी हमारे लिए इतना नुकसान नहीं करती है जितना ये सब कर सकते हैं। तो आपके सामने ये हैं 4 श्रेणियां, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब इसके बाद में हम बात करते हैं जो उत्सर्जन तंत्र है उसका सबसे प्रमुख जो अंग है उसकी, और सबसे प्रमुख अंग कौन होगा इसका, जिसको हम कहेंगे किडनी या हमारे वृक्क। ठीक है, जो किडनी है वो, या जिसे हम क्या कहते हैं, वृक्क कहते हैं, ये उत्सर्जन के सबसे प्रमुख अंग होते हैं। तो वृक्कों के बारे में जानने से पहले उसकी संरचना देखते हैं सबसे पहले कि कैसी संरचना होती है। तो एक आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं, आप भी उसे बना लेना। जो वृक्क होते हैं ये सेम के बीज के आकृति के, कैसे होते हैं, सेम की बीज की आकृति के समान होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो शरीर में संरचना जिस तरीके की होती है आपके सामने है। अगर इनकी संख्या की बात करते हैं तो ये हमारे कितने होते हैं, 1 जोड़ी होते हैं, शरीर में 1 जोड़ी होते हैं। इनके जो वजन की बात की जाए तो वजन लगभग इनका कितना होता है, 120 से 170 ग्राम के मध्य इनका वजन होता है।
इसके अलावा ये इसका कौन सा पार्ट हो गया, ये राइट पार्ट हो गया, और ये कौन सा पार्ट हो गया इनका, लेफ्ट हो गया, यानी कि वो बायां है और ये दायां है। ठीक है, तो जो दायां भाग होता है वो इसकी अपेक्षा थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है और थोड़ा सा नीचे की तरफ धंसा हुआ होता है। ये ध्यान रखना है आपको कि जो इसका राइट भाग होता है, जो इसका राइट भाग है, यानी कि राइट वाला जो हिस्सा है वो एल की तुलना में, यानी कि लेफ्ट वाले की तुलना में क्या होता है, थोड़ा नीचे की तरफ धंसा होता है और थोड़ा छोटा होता है। अब ये क्यों होता है वो भी आपको बताएंगे। पहले इसको देखेंगे, इसकी संरचना को, कि इसके संख्या में कितने हो गए, ये 2 हो गए। इसके अलावा इसकी जो झिल्ली है वो दोहरी होती है। कैसी होती है ये, दोहरी होती है, अंदर की तरफ इस तरीके से धसी हुई होती है। आप इसका डायग्राम मेरे साथ साथ बनाते रहें, ठीक है। इस तरीके से धसी हुई होती है और यहां पर सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं, असंख्य सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसके अंदर वृक्क धमनियां, वृक्क शिराएं, ये सब मौजूद इसके अंदर होती हैं। छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा जो इसका सबसे बाहरी भाग है, ये जो भाग है यानी बाहर वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि इसका जो बाहरी भाग है वो तो कैसा होता है, उत्तल होता है, ठीक है। और इसका जो आंतरिक भाग है वो कैसा होता है, अवतल होता है। यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वृक्क है उसका बाहरी भाग कैसा होता है और आंतरिक भाग कैसा होता है। तो बाहरी भाग देखिए, ये बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, यानी उत्तल के लिए हम इस तरीके से आकृति बनाते हैं और अवतल के लिए हम इस तरीके से आकृति बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको बीच में से काट दूं यहां से, तो ये जो भाग है ये देखिए बाहर की तरफ उभरा हुआ है, तो इसका भी बाहरी भाग क्या होता है, बाहर की तरफ यूं उभरा हुआ होता है, और आंतरिक भाग यूं धसा हुआ होता है। तो इसमें भी देख सकते हैं आप कि ये धसा हुआ होता है। यहां तक समझ में आ गया। इसके अलावा अगर इसके वजन की बात करते हैं, इसका वजन लगभग 120 से 170 ग्राम के आसपास होता है। इसमें जो ये भाग होता है जहां से कि मूत्र नलिका, जहां से ये मूत्र वाहिनी निकलती है, इस भाग को हम कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं इसे, हाइलम कहते हैं। जहां पर जो मूत्र वाहिनी है वो जुड़ती है उसे क्या कहते हैं, हम हाइलम कहते हैं। हाइलम के जस्ट नीचे ये कीप नुमा जो भाग होता है, ये जो कीप जैसी आकृति का भाग है, इसको हम कहते हैं पेल्विस। क्या कहते हैं इसको, पेल्विस कहते हैं। ये कीप नुमा भाग होता है। इसके अलावा जो इसके अंदर की संरचना की बात करें तो यहां पर इस तरीके से स्तंभ पाए जाते हैं, ठीक है। और इन स्तंभों को हम कहते हैं बर्टिनी के स्तंभ। बर्टिनी के स्तंभ क्या कहते हैं, इसे भी हम बर्टिनी के स्तंभ कहते हैं, ठीक है। ये धसे हुए होते हैं क्योंकि इसके अंदर 2 संरचनाएं पाई जाती हैं, एक को हम कोर्टेक्स कहते हैं, एक को मेडुला कहते हैं। तो ये उसके अंदर धसे हुए रहते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, हम बर्टिनी के स्तंभ कहते हैं। मुख्य संरचना, दोनों किडनी के ऊपर एक संरचना इस तरीके से ढकी हुई एक संरचना पाई जाती है, टोपीनुमा संरचना पाई जाती है। और ये जो टोपीनुमा संरचना है ये क्या होती है, ये एड्रिनल ग्लैंड होती है। एड्रिनल जो ग्रंथि है वो यहां पर होती है। इसके दोनों तरफ एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है जो इसके ऊपरी भाग को ढके रखती है, और इसे हम क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। तो जब हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में वहां बताऊंगा। इसके बाद में जो इसके अंदर ये सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, इन सूक्ष्म नलिकाओं को भी एक नाम दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। और ये नेफ्रॉन ही क्या होती है, इस वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती
है कि वृक्क का जो निर्माण है, संरचना है और इसकी जो क्रिया है यानी कि मूत्र निर्माण की क्रिया है वो किसके द्वारा होती है, इस नेफ्रॉन के द्वारा ही होती है। इसके अलावा इसके बाद में ये नीचे वाली संरचना है, ये मूत्र नलिका होती है, मूत्र वाहिनी, ये होता है, ये मूत्राशय होता है। क्या होता है, मूत्राशय होता है, तथा इसके बाद में मूत्र मार्ग से होते हुए शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। इसकी बात करते हैं तो ये कैसी संरचना होगी, सेम के बीच के आकार की संरचना हो गई। वजन की बात करते हैं तो लगभग इतना वजन इसका हो जाता है। इसके अलावा इसके बाहर की तरफ यानी कि इसके चारों तरफ, इधर बनाता हूं कि इसके चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है, वृक्क के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है उसे हम कहते हैं पेरिटोनियम का आवरण, पेरिटोनियम। इस आवरण को क्या नाम दिया जाता है, पेरिटोनियम कहा जाता है। अब होता क्या है कि इसके अंदर मूत्र निर्माण की क्रिया होती है और वो मूत्र यहां से जाता हुआ दोनों तरफ से मूत्र वाहिनी से होता हुआ कहां आ जाता है, मूत्राशय में आ जाता है। ठीक है, मूत्राशय एक ऐसी संरचना है जो कि संग्रहण का कार्य करती है, मूत्र जो बनता है उसका संग्रहण करने का कार्य करती है। जो मूत्राशय है, यह मूत्राशय, ये जो मूत्राशय है ये कैसा होता है, जल के प्रति अपारगम्य होता है, यानी कि जल इसमें से होकर नहीं गुजर पाता है। ठीक है, कि ये जल के प्रति कैसा होता है, जल के प्रति अपारगम्य होता है। इसकी जो ऊतक होता है, इसके अंदर जो ऊतक पाया जाता है ये विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं जो कि इसकी जो लचीलापन है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके अंदर सेंसिटिविटी होती है जिसकी सूचना हमारे को मस्तिष्क में मिलती है और हम मूत्र त्याग के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो ये क्रिया है वो ऐसे होती है कि यहां से मूत्र का निर्माण होकर कहां मूत्र इकट्ठा होता है, मूत्राशय में। तो कौन कौन सी संरचना आपके सामने पाई जाएंगी, वो आपके सामने है कि सबसे पहले वृक्क, एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। इनका बाहरी सिरा उत्तल होगा, आंतरिक सिरा अवतल होगा। वजन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा। इसके जो दोहरी झिल्ली पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं। इसका ये वाला हिस्सा जो कि मूत्र वाहिनी इस वृक्क से जुड़ती है उसको कहते हैं हाइलम कहते हैं। और जो पेल्विस है, कीपनुमा भाग होता है जिसके अंदर मूत्र इकट्ठा होते हुए नीचे की तरफ जाता है। इसके अंदर की तरफ की बात करें तो सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं। अगर मैं नेफ्रॉन्स की बात करता हूं तो ये नेफ्रॉन लगभग 20 लाख के आसपास पाए जाते हैं। दोनों में मिला के लगभग कितने होते हैं, 20 लाख के आसपास नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक बर्टिनी के स्तंभ नामक एक संरचना भी यहां पर पाई जाती है। तो मूत्र नीचे की तरफ उतरकर इस संरचना में यहां पर इकट्ठा हो जाता है। एक बात और, ट्रांजिशनल एपिथीलियम, इसे भी आपको याद रखना है। ट्रांजिशनल एपिथीलियम की बनी होती है, यानी कि मैं लिख देता हूं ट्रांजिशनल उपकला कि जो इसकी भित्ति होती है, मूत्राशय की जो भित्ति होती है, इस मूत्राशय की भित्ति किसकी बनी होती है, ट्रांजिशनल एपिथीलियम की बनी होती है। यानी किस प्रकार की उपकला होती है, ट्रांजिशनल प्रकार की होती है। यह जल के प्रति कैसी होती है, अपारगम्य होती है। यहां से क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको मैं फिर से बता रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि मूत्राशय जो होता है उसकी जो उपकला है वो किस प्रकार की होती है, तो कैसी होगी, ट्रांजिशनल होगी। क्लियर रहेगा, एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि नेफ्रॉन की जो किडनी है, जो हमारे वृक्क हैं, इन वृक्क की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसके बारे में। और वो कौन है, वो है हमारे नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की संरचना देखेंगे पहले, फिर उसके बाद में नेफ्रॉन के कार्य देखेंगे, क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन
पूछा जाता है कि नेफ्रॉन्स क्या है, तो आप बता सकते हैं कि वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसके काम क्या होते हैं, तो मूत्र निर्माण या मूत्र की जो छनन की क्रिया है वो कहाँ होती है, नेफ्रॉन्स में होती है। संख्या कितनी होती है ये भी आप बता सकते हैं कि लगभग 20 लाख के आसपास ये पाए जाते हैं, एक फिक्स जो अमाउंट है वो नहीं होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, हम नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन को जानने से पहले एक डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, फिर इसका वर्गीकरण देखेंगे हम। ये डायग्राम भी आप मेरे साथ साथ बनाते रहना। जो नेफ्रॉन है उसको भी कई भागों में बांटा गया है, ठीक है। मुख्यतः पहले 2 भागों में बांटते हैं, फिर उसके बाद में उसको आगे जाके और भी कई भागों में बांटा जाता है। तो यहां देखने को मिलेगा आपको ये कि कितने भागों में इसे बांटा गया है, किस किस तरीके से इसे बांटा जाता है। आप मेरे साथ इस डायग्राम को बनाते रहें। देखिए अब आपके सामने जो डायग्राम है, ध्यान से देखना इस डायग्राम को। इस डायग्राम में एक तो ये वाला भाग है, इससे ऊपर वाला भाग, ठीक है, और एक भाग है जो इसके नीचे वाला भाग है। इसको 2 भागों में मुख्य रूप से बांटते हैं। अगर मैं बात करता हूं नेफ्रॉन की, देखिए इधर कि ये जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन को भी 2 भागों में मुख्य रूप से बांटा जाता है। कौन कौन से भाग होते हैं, पहला मेलपीघी नलिकाएं, मेलपीघी काय, और एक होता है कुंडलित नलिकाएं, कुंडलित नलिकाएं। 2 भागों में मुख्य रूप से इसको बांटा गया है, मेलपीघी काय, ठीक है, और एक होता है इसकी कुंडलित नलिकाएं। तो जो ये मेलपीघी काय वाला भाग है वो तो कौन सा है, ये ऊपर वाला भाग, ठीक है, कि ये वाला भाग तो कौन सा है, मेलपीघी काय वाला भाग, और नीचे जो बच गया जो कौन है, इसका कुंडलित नलिका वाला भाग। इस मेलपीघी काय वाले भाग को भी 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एक तो जिसे हम कहते हैं बोमेन संपुट, क्या कहते हैं, बोमेन संपुट, बोमेन कैप्सूल, और एक होता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। 2 भागों में इसे बांटा जाता है। तो आपके सामने कि जो एक प्यालेनुमा भाग है, जो ये प्यालेनुमा भाग है, इसको तो हम क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल, यानी कि बोमेन संपुट। इसके अलावा इस वाले भाग में जो अंदर वाला भाग है, इस भाग के अंदर होता क्या है कि इधर से आने वाली रक्त वाहिनियां यहां गुच्छा बना लेती हैं, इस तरीके से गुच्छे का निर्माण होती है और इस तरफ से वापस बाहर की तरफ निकल जाती है, ठीक है। इस तरीके से संरचना बनती है। तो इस मध्य वाले भाग को हम क्या नाम देते हैं, इसको कहते हैं हम ग्लोमेरुलस। समझ जाओगे इस चीज को। तो 2 भाग हो गए इसके, मेलपीघी काय के 2 भाग हो गए हैं, बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो बोमेन संपुट वाला भाग कौन सा हो गया, जो एक प्यालेनुमा भाग है, तथा ग्लोमेरुलस वाला भाग कौन सा हो गया, जो मध्य में बना हुआ एक कुंडलित भाग है, नलिकाएं जहां कुंडलन कर रखी हैं, वो वाला भाग क्या कहलाएगा, इसका ग्लोमेरुलस कहलाएगा। इसके अलावा 2 संरचनाएं अब आपके सामने, एक इधर और एक इधर। जो ये वाहिनी होती है इसको तो हम कहते हैं अभिवाही धमनी, और ये होती है कौन सी, अपवाही, एफरेंट और इफ्रेंट, एफरेंट और इफ्रेंट, अभिवाही तथा अपवाही, इस तरीके से इनके नाम दिए जाते हैं। ये आपको सब बताऊंगा जब मूत्र क्षरण की क्रियाविधि पढ़ेंगे तब, तो थोड़ा सा देखते जाएं। पहले इसके पार्ट को देखते हैं। इसके बाद में इसके नीचे का जो ये भाग है, यानी कि इससे नीचे का जो ये पूरा भाग है वो क्या कहलाता है, कुंडलित नलिकाएं। इस कुंडलित नलिकाओं वाले भाग में वही 3 पार्ट बने हुए हैं। कौन कौन से, सबसे पहले बोलेंगे हम इसको समीपस्थ
कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, क्या बोलेंगे इसको हम, पीसीटी। नेक्स्ट जो भाग होगा उसको बोलेंगे हेनले लूप, हेनले लूप, ठीक है, हेनले लूप हो जाएगा। और एक लास्ट जो भाग है उसको बोलेंगे हम दूरस्थ कुंडलित नलिका, इसको बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। यानी कि 3 भाग इसके अंदर हमने बनाए। कौन कौन से भाग बनाए हमने, एक को बोला पीसीटी, एक होता है हेनले लूप और एक होता है डीसीटी, 3 भाग हो गए। तो जो पीसीटी वाला भाग है वो तो कौन सा होता है, ये तो है इसका पीसीटी वाला भाग, ठीक है। ये वाला जो भाग है ये यू आकार का कुंडलित भाग है, ये क्या कहलाता है, इसका हेनले लूप कहलाता है। और इसके बाद में जो ये है, ये इसका कौन सा भाग है, डीसीटी वाला भाग है। तीनों भाग आपके सामने है कि पीसीटी वाला भाग तो कौन सा है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, कि इसके समीप में कौन है, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसके बाद में जो ये हेनले लूप है, ये यू आकार की एक नलिका होती है, ठीक है। इसके अंदर भी 2 भुजाएं होती हैं, इसके अंदर भी, इसको हम कहेंगे अवरोही भुजा और इसको कहेंगे हम आरोही भुजा, क्योंकि जो छनन की क्रिया होगी वो जब समझाऊंगा आपको, इस तरीके से जो छनन है वो नीचे की तरफ उतरेगा और ऊपर इस तरीके से चढ़ेगा। तो जहां नीचे से ऊपर चढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आरोही भुजा, और जहां ऊपर से नीचे उतर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, अवरोही भुजा। तो हेनले लूप हो गया, और हेनले लूप के बाद में क्या आ जाता है, डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका आ जाती है। अब लास्ट में जो आपके सामने ये बची हुई संरचना है इसको हम कहते हैं संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका, कलेक्टिंग डक्ट, सीडी, कलेक्टिंग डक्ट या संग्राहक नलिका कहते हैं। और आपको अभी यहां पर बता देता हूं कि किसी भी नेफ्रॉन का वो एक भाग नहीं होती है। बहुत सी किताबों में ये दिया गया है कि जो संग्राहक नलिका है वो क्या होती है, इसका भाग होती है नेफ्रॉन का, लेकिन ये गलत है। आप इसे अभी सही कर लें, अगर आपकी किसी गाइड में या किसी बुक में ऐसा दे रखा है तो आप उसे अभी सही कर लें कि जो संग्राहक नलिका होती है वो किसी भी नेफ्रॉन का भाग नहीं होती है। अब आप खुद देखिए, यहाँ पर इसके बहुत से पॉइंट दिए गए हैं आपको, ये पॉइंट आपके सामने है, ठीक है। इन पॉइंटों का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक नेफ्रॉन यहां जुड़ा हुआ है, एक नेफ्रॉन यहां जुड़ा हुआ है, इस तरीके से प्रत्येक पॉइंट पर एक एक नेफ्रॉन जुड़ा हुआ है ना। तो जब इतने सारे नेफ्रॉन एक संग्राहक नलिका में जुड़े हुए हैं तो वो किसका भाग होगी, नहीं हो सकती ना, ये तो लड़ाई वाला सिस्टम हो जाएगा, ये बोलेगा मेरा भाग है, ये बोलेगा मेरा भाग है। तो इसी वजह से कोई भी संग्राहक नलिका, ये जो संग्राहक नलिका है वो किसी भी नेफ्रॉन का भाग नहीं होती है, इसलिए संग्राहक नलिका को हम अलग से पढ़ते हैं, हमेशा ध्यान रखना। लेकिन अभी भी क्या है, कुछ गाइडों में या कुछ बुक्स में ऐसा दिया गया है कि संग्राहक नलिका को भी इसी के साथ जोड़ा जाता है, यही चौथा पॉइंट लगा के कलेक्टिंग डक्ट संग्राहक नलिका यहाँ जोड़ा जाता है, वो गलत है। तो आपके सामने इसकी पूरी स्ट्रक्चर है, कितने भागों में बांटा गया है, किस तरीके से रखा गया है। तो दोबारा बता रहा हूं कि मेलपीगिकाय और कुंडलित नलिका 2 भाग हो गए। इसको बोलते हैं बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस, ये ऊपर वाला भाग हो जाएगा जो कि प्याले नुमा भाग है, ये तो क्या है, बोमेन संपुट है। जो इसका अंदर गुच्छक बने हुए हैं, जो वाहिनी आ रही है, जो धमनियां शिराएं आ रही हैं, उनके जो गुच्छक बने हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, ग्लोमेरुलस कहलाएगा। इसमें से, इस अभिवाही धमनी में से यहां से रक्त अंदर प्रवेश करता है और यहां से बाहर निकलता है, क्लियर है। तो जब रक्त यहां से प्रवेश करेगा और उधर की तरफ से बाहर निकलेगा, उतनी ही देर में जब अंदर गुच्छक में वो घूमेगा, ठीक है, और उसी वक्त क्या होता है, यहां पर छनन की क्रिया होती है, वो अभी हम देखेंगे। तो पहले इसको देखते हैं। तो 2 चीजें ही हो गई। इसके बाद में आता है आपका पीसीटी, कुंडलित नलिका, यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका, कुंडलित वाली है और समीपस्थ है। दूसरा इसके बाद में आ गया हेनले लूप, ठीक है, और फिर आता है डीसीटी और लास्ट में आएगा आपका संग्राहक नलिका। तो इस तरीके से एक नेफ्रॉन को
कितने भागों में बांटा गया है? 2 में, और फिर उसके बाद में ये हो गया। एक लाइन और लिख सकते हैं आप यहाँ पर कि जो नेफ्रॉन है उसको क्या कहते हैं? वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। कि किसी वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन कहलाती है? ये नेफ्रॉन कहलाती है। इस नेफ्रॉन की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी संख्या लगभग कितनी होती है? 20 लाख के आसपास होती है दोनों वृक्क में मिलाकर। और अगर मैं इसकी लंबाई की बात करता हूं, ठीक है, तो एक नेफ्रॉन की लंबाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अब आप सोचेंगे कि इतने छोटे से वृक्क में इतने सारे होते हैं, तो बिल्कुल इतने होते हैं 20 लाख के आसपास, और लंबाई भी लगभग इतनी होती है 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास एक इस नेफ्रॉन की पूरी लंबाई होती है। तो एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। अब इस संरचना के बाद में हम देखते हैं कि जो ये पूरी संरचना हमने देखी, अभी नेफ्रॉन की पूरी संरचना हमने देख ली है, तो नेफ्रॉन किस तरीके से मूत्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मूत्र निर्माण की जो क्रिया है वो किस प्रकार से होती है, उसमें कौन कौन से चरण होते हैं और किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। तो अगर मैं बात करता हूं नेफ्रॉन के द्वारा जो की जाने वाली क्रिया है उसमें 3 भागों में बांटा गया है या 3 चरण होते हैं। सबसे पहले जिसे कहते हैं उसे कहते हैं हम परानिस्यंदन, यहां लिख सकते हैं आप मूत्र निर्माण की क्रिया। मूत्र निर्माण की क्रिया, तो सबसे पहले क्या होता है? परानिस्यंदन होता है, और इस परानिस्यंदन को ही दूसरा नाम क्या दिया जाता है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट, परानिस्यंदन जब हो गया उसके बाद में होता है पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण, रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं स्रावण या नलिकीय उत्सर्जन। नलिकीय उत्सर्जन। इस तरीके से इसको 3 भागों में बांटा जाता है या 3 चरणों में देखा जाता है इसको, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन तथा इसको बोलते हैं सीक्रेशन या एक्सक्रेशन, एक ही बात है। अब सुनिए, इसको समझने की कोशिश करना, एक एक को देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम परानिस्यंदन की, ठीक है। अब परानिस्यंदन में होगा क्या, आपको पूरी क्रियाविधि यही समझा देता हूं, इसी डायग्राम में देखना, समझने की कोशिश करना यहीं से, ठीक है। सबसे पहले अभी मैंने बताया यहां पर कि इस भाग से क्या होता है कि जो रक्त है वो अंदर की तरफ प्रवेश करेगा। यहां से जो रक्त है वो अंदर की तरफ प्रवेश करेगा, और यहां पर ये पूरा क्या है, इसका जाल बना हुआ है। जो ये जाल बना हुआ है और यहां से रक्त बाहर की तरफ निकल जाएगा। ये 2 चीजें आपको समझ में आ गई हैं। जहां से अंदर प्रवेश कर रहा है उसको कह रहे हैं हम अभिवाही, और जहां से बाहर निकल रहा है उसको कह रहे हैं हम अपवाही। अपवाह हो रहा है, अपवाह मतलब बहाव हो रहा है, और बहेगा कहां से? जहां बाहर निकल जाएगा। क्लियर रहेगा? तो आपको ये ऐसे याद रखने लगा, एफरेंट और इफरेंट। ए ई यानी हम बोल सकते हैं इसको आई, तो आई मतलब ऐसे लिखेंगे आई को आई, तो ए पहले और ई बाद में। तो ए पहले है मतलब कि क्या हो रहा है कि जो अभिवाही ध्वनि है इसमें से रक्त अंदर आ रहा है और अपवाही से बाहर की तरफ जा रहा है। क्लियर? जब ये अंदर प्रवेश करेगा और ये अंदर ये जाल है तो इस जाल में एक दबाव उत्पन्न होता है, क्योंकि आपके सामने जैसा डायग्राम है इसका जो व्यास है, ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो ज्यादा है और इसका जो व्यास है वो क्या है? कम है। आपके सामने है ये डायग्राम, ठीक है। ये गलती से नहीं बना हुआ है कि यहां से ज्यादा बन गया यहां से कम बन गया, नहीं, ये इसका व्यास क्या है? ज्यादा है, और इसका व्यास क्या होता है? हमेशा कम होता है। और इस व्यास में अंतर के कारण ही यहाँ पर एक दबाव उत्पन्न होता है, क्योंकि अधिक मात्रा में रक्त यहाँ प्रवेश करेगा, क्योंकि व्यास ज्यादा है तो ज्यादा मात्रा अंदर जा सकेगी, तो अधिक मात्रा में रक्त अंदर प्रवेश करेगा लेकिन कम मात्रा में बाहर निकल पाएगा। जिस वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा, एक दबाव बनेगा, और उस दबाव के कारण जो अंदर जाने वाला रक्त है उस रक्त में से जो अशुद्धियां हैं वो छनकर कहाँ आ जाएंगी?
नीचे की तरफ आ जाएंगी। ठीक है, जो अंदर की तरफ यहाँ अंदर प्रवेश करने लग जाएंगी, यहाँ प्रवेश करते हुए ये सीधी अपकुंडलित नलिकाओं में पहुंच जाएंगी। तो इसी क्रिया को हमने क्या नाम दिया है? परानिस्यंदन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा गया है। यह जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। कैसी क्रिया है? निष्क्रिय है, यानी कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। आपके सामने कोई ऊर्जा की आवश्यकता है क्या? नहीं है, क्योंकि जितना यहाँ से रक्त जा रहा है उस रक्त का जो दबाव पड़ेगा, पीछे से धक्का लगेगा, उस धक्के के कारण ही यहाँ पर जो रक्त है उसकी अशुद्धियाँ नीचे की तरफ छनने लग जाती हैं। लेकिन इसमें से जो प्लाज्मा प्रोटीन है, ग्लूकोज है, इनका छनन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बाकी जो पदार्थ है यहाँ पर छन छन के नीचे की तरफ आने लग जाएंगे। क्लियर? और इसी को हमने क्या नाम दे दिया है? परानिस्यंदन कह दिया है। तो क्लियर हो जाना चाहिए आपको परानिस्यंदन क्या है यहाँ पर। अब होगा क्या कि जो छनित है वो नीचे की तरफ प्रवेश करेगा, करेगा या नहीं? इन कुंडलित नलिकाओं में नीचे की तरफ, आगे की तरफ ये बढ़ता जाएगा। तो अब होगा यहाँ पर एक विशेष क्रिया, पुनः अवशोषण, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है पुनः अवशोषण में से। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, आप देखना इसको कि जब ये छनित है ये नीचे की तरफ उतर रहा है, इस पीसीटी में जा रहा है, तो पीसीटी अपने आप में कैसी है? कुंडलित है। ठीक है, जब ये कुंडलित है तो इसमें से जब ये छनित जाएगा तो इसके अणु इसकी दीवारों से टकराएंगे या नहीं? टकराएंगे। तो जब कोई चीज बार बार टकरा रही है तो उस जो दीवार है, जो इसकी ऊतक है, जो इसकी कोशिकाएं हैं, वो उनको आसानी से पकड़ लेती हैं और अंदर की तरफ इसको ग्रहण कर लेती हैं, इस तरीके से अंदर की तरफ ले जाती हैं। इस छनित में से जो उपयोगी पदार्थ हैं उनको अंदर की तरफ ले लिया जाता है। जो अणु हैं, जैसे ग्लूकोज के अणु हो गए, इस तरीके से जो अणु होंगे उनको अंदर की तरफ ले जाया जाता है। जो आयंस होते हैं उन आयंस को भी अंदर की तरफ ले लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? पुनः अवशोषण की क्रिया होती है। ये क्रिया पुनः अवशोषण की अगर मैं बात करता हूं तो यह एक सक्रिय प्रक्रिया है, क्योंकि यहां पर एक बात बताओ कि जब कोई अणु ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, आप उसको पकड़ रहे हो तो आपको ऊर्जा की आवश्यकता है या नहीं? ऊर्जा की आवश्यकता होगी आपको। तो जब उसको आप पकड़कर अंदर की तरफ लेकर जा रहे हो तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जब ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो इसी वजह से वो कैसी प्रक्रिया हो गई? सक्रिय प्रक्रिया हो गई। और आप सभी को पता है कि जो ऊर्जा है हमारे को किस रूप में प्राप्त होती है? एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। और ये एटीपी हमारे सभी कोशिकाओं के कहाँ इकट्ठी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठी होती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठी होती है। तो सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया भी कहाँ पाए जाते हैं? यहीं पाए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, बहुत बार पूछा जाता है। इसी प्रकार क्या करेगा वो? डीप जाएगा ना। अगर पेपर में देखो, जनरल साइंस का पेपर मतलब जनरल पेपर होगा, लेकिन अगर उसने सोचा कि थोड़ा डीप जाया जाए, आज बच्चों के साथ थोड़ा खेला जाए, तो वो इस तरह के, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पूछता है। जैसे उसने बोला कि निम्न में से किस संरचना में सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, तो आपके सामने क्वेश्चन क्या देगा? ऑप्शन देगा पीसीटी, बोमेन संपोर्ट, ग्लोमेरुलस, डीसीटी, 4 ऑप्शन दे देगा आपके सामने। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई पीसीटी के अंदर, ये कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं होता है, लेकिन आपको समझना है कि पीसीटी के अंदर क्या होता है? सक्रिय प्रक्रिया होती है, पुनः अवशोषण की सक्रिय प्रक्रिया होती है। यहाँ पर जो पदार्थ है उनका अवशोषण किया जाता है। तो जब सक्रिय है तो वहां पर क्या चाहिए? हमारे को ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा किससे प्राप्त होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में संचित एटीपी से। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ सबसे ज्यादा पाए जाएंगे या नहीं? बिल्कुल पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा अंदर डीप जाकर। तो आपको समझ में आया ये कि पीसीटी में क्या हो रहा है कि इस नलिका में कुंडलित होने के बावजूद, यानी कुंडलित होने के साथ साथ ये जो पदार्थ है, जो छनित है, उसमें से आवश्यक पदार्थों का, जिनकी शरीर में आवश्यकता है, उनको अवशोषण ये करने लग जाती है। क्लियर है? अब ये जो छनित है ये नीचे की तरफ उतरने लगेगा, जो बचा हुआ पदार्थ है वो नीचे की तरफ जाएगा। यह पदार्थ हेनले लूप में जाता है। ये हेनले लूप है, यू आकार का हेनले लूप होता है। जो पदार्थ यहाँ अवशोषित नहीं हो पाए उनका अवशोषण अब कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। जल का अवशोषण भी कहाँ हो रहा है? पीसीटी में, और इसमें यहाँ हेनले लूप में भी जल का अवशोषण हो रहा है।
जो ये अणु है ये नीचे की तरफ जाएंगे और फिर वापस से ऊपर की तरफ यहाँ चढ़ते हैं। इस भुजा को हम कहते हैं अवरोही, इसकी अवरोही भुजा, और इस भुजा को हम कहते हैं इसकी आरोही भुजा। कौन सी भुजा? आरोही भुजा कहते हैं। तो इस तरीके से जो छनित है वो नीचे की तरफ जाएगा और वापस से ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो अब एक बात बताइए कि जब ये छनित यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, ध्यान से समझना इस बात को, कि जब ये छनित यहाँ ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसकी जो गति है वो ज़्यादा होगी या कम होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि एक तरीके से ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऐसे समझो आप इस चीज़ को, तो इसकी गति ज़्यादा होगी। इसी वजह से यहाँ पर अणु जो है, ठीक है, उनका किसी भी अणु का या आयनों का अवशोषण नहीं होता है, क्योंकि वो स्पीड में नीचे गिर रहे हैं, उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। आप समझने के लिए करना इस चीज़ को, कभी ऐसे नहीं कि ऐसा नहीं होता है कि स्पीड में जा रहा है, सिर्फ आपको याद रहेगा वो कि जो अवरोही भुजा है उसके अंदर जो छनित है वो स्पीड में जा रहा है, तेज जा रहा है, क्योंकि भाई वो ऐसे खड़ी हुई है सीधी भुजा। इस वजह से यहाँ पर जो अणु है उनको पकड़ा नहीं जा सकता है, आयनों को पकड़ा नहीं जाता है, इसीलिए यह भुजा आयनों के प्रति कैसी होगी? अपारगम्य होगी। क्लियर बात रहेगा। नेक्स्ट, जब ऊपर की तरफ ये वापस से चढ़ेगा, यहाँ पे चढ़ने के लिए कोशिश करेगा, तो जब ऊपर की तरफ जाएगा तो गति क्या होगी? इसकी कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो गति कम हो जाएगी तो उसके अणुओं को यहाँ आसानी से पकड़ा जा सकता है, इसीलिए से आयनों का जो अवशोषण है वो यहाँ पर होता है। तो इस तरफ तो हो सकता है और इस तरफ नहीं हो सकता है, ये भी क्लियर करना है। अब ये जो छनित है ये धीरे धीरे आगे पहुंचकर कहाँ पहुंच गया है? डीसीटी में पहुंच गया है। क्लियर? डीसीटी का मतलब दूरस्थ कुंडलित नलिका, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और इसके अंदर जितना भी अब जो पदार्थ बचा हुआ है, जिसके अंदर जो जल है, अतिरिक्त जल है, उसकी मात्रा का अवशोषण यहाँ किया जाता है। यानी H2O का जो अब अतिरिक्त H2O है उसका अवशोषण कहाँ किया जाता है? डीसीटी में किया जाता है। डीसीटी से निकलने के बाद में अब जो पदार्थ है, जो छनित है, वो कहाँ आ गया है? संग्राहक नलिका में आ गया है, कलेक्टिंग डक्ट में आ गया है। इस कलेक्टिंग डक्ट में भी कुछ आयनों का तथा कुछ जल का अवशोषण कर लिया जाता है। और उसके बाद में ये कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट एक साथ मिलकर, ठीक है, उस मूत्र नलिका के साथ जो संरचना हमने यहाँ देखी थी, ध्यान आया आपको भी कि जो संरचना मैंने अभी यहाँ बनाई थी, एक वृक्क इधर बनाया था, एक वृक्क इधर बनाया था, और इन दोनों को यहाँ पर एक मूत्राशय में खोला था। इस तरीके से यहाँ से जितनी भी संग्राहक नलिका है, यहाँ की संग्राहक नलिका है, सारे छनित को किस में डाल देती हैं? अब इसमें डाल देती हैं, और ये कहाँ आ जाता है? सीधा मूत्राशय में आकर इकट्ठा हो जाता है। और जब ये यहाँ आकर इकट्ठा हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? हम मूत्र कहते हैं, यूरिन कहते हैं। यानी यूरिन का फॉर्मेशन जब होता है, यूरिन का निर्माण होता है, उसमें तीन जो क्रियाएं होंगी वो कौन कौन सी होंगी? परानिस्यंदन, पुनः अवशोषण तथा श्रावण या नलिकीय उत्सर्जन। ये तीन क्रियाएं होती हैं। तीनों क्रियाएं मैंने आपको बता दी हैं कि परानिस्यंदन का काम कहाँ होगा? यहाँ पर होता है। इस तरीके से रक्त आता है, व्यास ज़्यादा है, व्यास कम है, तो यहाँ दबाव के कारण ये नीचे की तरफ छनेगा, फिर यहाँ पर कुछ अवशोषण होता है, नीचे जाएगा, यहाँ पर अवशोषण होता है, ठीक है, और इस तरीके से वो संग्राहक नलिका में पहुँच जाता है। और उत्सर्जन, जो नलिकीय उत्सर्जन के कारण ये कहाँ पहुँच जाता है? अब यहाँ पहुँच जाता है। समझ में आई आपको ये बात? तो एक स्क्रीनशॉट इसका चाहे तो ले सकते हैं आप। अब इसके बाद में जो मूत्र का निर्माण हो गया है, तो अब हम देखते हैं मूत्र का संगठन, कि मूत्र जो बना है यानी कि यूरिन है, उस यूरिन में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाएंगे, क्या क्या उसके अंदर होगा, जल की कितनी मात्रा होगी, यूरिया की कितनी मात्रा होगी, या लवण किस तरीके से होते हैं। तो बात करते हैं मूत्र का संगठन। मूत्र का संगठन। अब मूत्र के संगठन की अगर मैं बात करता हूं तो पहला पॉइंट कि मूत्र में लगभग 95% क्या होता है? जल होता है। 99% क्या होता है? इसके अंदर जल होता है मूत्र के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर जो मूत्र है इसकी मात्रा लगभग 1.5 से 2.5 लीटर पर डे। एक सामान्य मनुष्य में, एक सामान्य व्यक्ति में कितनी मात्रा? लगभग 1.5 से 2.5 लीटर पर डे, इतनी मात्रा इसकी उत्सर्जित की जाती है। अगर इसके अलावा
वर्णक की बात करते हैं, वर्णक, तो इसके अंदर एक विशेष वर्णक यूरोक्रोम, कौन सा वर्णक? यूरोक्रोम वर्णक पाया जाता है। और इस यूरोक्रोम वर्णक की वजह से ही जो इसका रंग है वो कैसा होता है? पीला प्लस लाल, एक विशेष रंग होता है। और इस विशेष रंग को भी एक नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं अंबर। ये किसके वजह से होता है? यूरोक्रोम वर्णक की वजह से होता है। नेक्स्ट, अगर यूरिया की बात करती है, यूरिया की बात करते हैं तो पर लीटर, ध्यान से देखना कि 1 लीटर यूरिन में 20 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है। कि 1 लीटर जो यूरिन है उसका जब उत्सर्जन करेंगे तो कितना यूरिया उत्सर्जित होता है? लगभग 20 ग्राम यूरिया उत्सर्जित हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य में लगभग 30 से 35 ग्राम पर डे, 30 से 35 ग्राम पर डे यूरिया उत्सर्जित होता है। आप इन सबको नोट करते जाना क्योंकि बाद में सब ये भूल जाओगे आप, ठीक है? तो आप इनको एक जगह आराम से नोट कर ले क्योंकि ऐसे फैक्ट्स में से भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो कितना हो गया है? लगभग इतना हो गया है। इसके अलावा अगर और बात करते हैं तो जो ये छनित की बात कर रहा था मैं, यहां से जो छनित बनता है, ठीक है, तो ये छनित लगभग 180 लीटर, चलो पहले ये लिख लेते हैं कि 125 ml पर मिनट बनता है। या मैं इसको ये लिख सकता हूं 180 लीटर पर डे। जो ये छनित है जो यहां से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से बनता है वो कितना बनता है? लगभग 125 मिनट पर डे या फिर ml पर डे, सॉरी पर मिनट, या 180 लीटर पर डे, इतना छनित बनता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि जब इतना छनित बनता है, 180 लीटर एक दिन में बनता है, तो मूत्र का निर्माण तो कितना होता है? केवल इतना सा होता है। तो ये बाकी का कहाँ गया? बाकी का कहाँ जाता है? तो वही तो मैं बता रहा हूं कि जो बाकी का है वो कहाँ चला जाता है। जब हमने इसकी दूसरी क्रिया पढ़ी थी, पुनः अवशोषण की, रीएब्जॉर्प्शन की क्रिया पढ़ी थी, उसके अंदर सब जो कंप्लीट जल है, ठीक है, उसका क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। तो ये कुछ आपके सामने फैक्ट दे रखे हैं। इसके अलावा भी इसको हटा देता हूं, आप इन्हें नोट करते जाना। कभी ये मत सोचना कि 180 लीटर जो छनित है वो अगर टोटल बना है, ठीक है, तो मूत्र का निर्माण इतना कम कैसे हुआ? तो वो किस वजह से होता है? पुनः अवशोषण की वजह से। एक और बात है कि मूत्र में एक विशेष यूरिनोइड पाया जाता है, यूरिनोइड पाया जाता है, और इसी की वजह से क्या होती है? इसकी एक विशेष गंध होती है। मूत्र की जो गंध है वो कौन प्रदान करता है? यूरिनोइड नामक पदार्थ इसमें अंदर पाया जाता है, वो इसको क्या करता है? विशेष गंध प्रदान करता है। इसके अलावा जो मूत्र होता है इसका भी क्या होने लग जाता है? अपघटन होता है, तो जिससे क्या बन जाती है? अमोनिया बन जाती है। तो अमोनिया जब इसके अंदर बन जाती है, जिसकी वजह से इसकी गंध कैसी हो जाती है? थोड़ी तीखी हो जाती है। कि तीखी गंध जब हो जाती है जो अपन को बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लग जाती है, तो वो गंध किसकी वजह से होती है? अमोनिया की वजह से होती है। क्लियर रहेगा? तो आपके सामने कुछ ये मूत्र से संबंधित कुछ तथ्य थे, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उत्सर्जन तंत्र की वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बने रहें हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आपको हर दिन मिलेंगी। हम ये जो अभी चल रहा है, ये रीट और पटवारी से रिलेटेड कोर्स चल रहा है, ठीक है, जो कि पूरा करवाया जाएगा आपको फटाफट। जैसे कि हमने हमारे चैनल पर आपको पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब चल रहा है अभी। इसी के बाद में हम बहुत जल्द मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी भी लाने वाले हैं, ठीक है। और साइकोलॉजी मैं खुद लेकर आ रहा हूँ आपके लिए,
विज्ञान की जो वीडियो है आपको इसी तरीके से पर डे मिलती रहेंगी, तो हमारे साथ बने रहें और घर पर रहें, सेफ रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।